नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस में से होने वाली है। ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। है क्या कि इस वीडियो में मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू शामिल किए हैं। ये जो एमसीक्यू हैं ये कोई वैसे साधारण एमसीक्यू नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम पैटर्न और पिछले वर्षों का जो ट्रेंड रहा है यूपी ट्रिपल एससी का, उसको ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए हैं जिसमें ये चैप्टर पूछे गए, जैसे अभी लेटेस्ट में लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इसका पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछने का यूपी ट्रिपल एससी का कुछ अलग लेवल का रहा है। तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो और इसमें है क्या, और भी बता दूं आपको कि हर क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा। मतलब क्या है कि क्वेश्चन रहेगा, आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि क्वेश्चन रहेगा और साथ में उसके नीचे आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन रहेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ ही आप उससे क्या है कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अच्छे से। और इस वीडियो में आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। अब वो चैलेंज क्या है कि चैलेंज ये है कि अगर आपका स्कोर क्या रहता है 45 प्लस रहता है, ठीक है, अगर आपका स्कोर 45 प्लस आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि इस चैनल के कितने स्टूडेंट्स टॉपर लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ में तैयारी कर रहे हैं वो लोग बताएंगे कि हाँ उनका पेपर कैसा हुआ, और जो इस क्लासेज हैं जितनी भी मैंने अभी तक ली हैं लोअर पीसीएस को लेकर, इससे क्वेश्चंस उनको मिले एग्ज़ाम में कि नहीं मिले, इन सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की फाइनल प्रैक्टिस क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद कैरियर पाथ पर मिल जाएगी। और साथ ही जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना फ्री है, आपको कोई इसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपदा प्रबंधन चक्र मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का वह चरण जो आपदा आने के ठीक पहले की गई त्वरित कार्रवाई को दर्शाता है, क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया है, तो इस पर बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ। इसका आंसर होगा बी, यानी तैयारी करना। ठीक है, क्या है तैयारी करना, थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक थोड़ा अलग हटके मैं चाहता हूँ कि उसका जो सलूशन हो उसको थोड़ा हटके भी बताया जाए। तो क्या है कि आपदा से पहले सुरक्षित निकासी चेतावनी प्रणाली का परीक्षण और राहत टीमों को स्टैंड बाय पर रखना, मतलब कि तैयारी बिल्कुल तैयार रखना के अंतर्गत आता है, प्रिपेयरनेस के अंतर्गत आता है। यह आपदा के ठीक पहले का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ठीक है, आपदा के ठीक पहले का ये महत्वपूर्ण चरण होता है, मतलब आपदा के आने से पहले की ये चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसको एनईसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, आपको कार्य बताना है। तो देखो, इसका प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय योजना तैयार करना और एनडीएमए की नीतियों को लागू करना। देखिए, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन के बाद आप लोग खुद से थोड़ा दिमाग लगाया करिए वीडियो को पॉज करके कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो क्लास में आप लोग इंगेज रहेंगे। मतलब क्या है कि क्लास करते करते आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जैसे आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है, मैं आंसर को पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, साथ में डिटेल पढ़ रहा हूँ, तो आपको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस सुनते रहना है। तो सुनते नहीं रहना है, सुनते रहने से दिमाग क्या है डीएक्टिवेट होने लग जाता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है और नींद आने लगती है। लेकिन जब आप लोग भी इसमें इंगेज होके चलेंगे कि मुझे भी इसका आंसर सेलेक्ट करना है क्या होगा, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो देखो, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय योजना तैयार करना और एनडीएमए की नीतियों को लागू करना। क्या है ये, किस धारा में है, तो देखिए ये धारा 10 के अनुसार क्या होता है कि एनईसी, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, ठीक है,
ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एनईसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। और है क्या, ये धारा 10 की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय योजना तैयार करती है और एनडीएमए द्वारा दिए गए निर्देशों पर नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस तटीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता सबसे अधिक होती है? बताओ, मतलब क्या है कि किस तटीय क्षेत्र में भारत के उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने की सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है और सबसे ज़्यादा बार आते हैं, मतलब तीव्रता भी ज़्यादा होती है और आवृत्ति भी ज़्यादा होती है, मतलब आने का जो उनकी साइकिल है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा पूर्वी तट, यानी बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उनमें होता है। आप लोगों ने ज़्यादातर यही सुना होगा कि चक्रवात जैसे आता है तो ये भारत का ये क्या है, ये पूर्वी तट है, ठीक है। तो क्या है, ज़्यादातर यहीं पे सुनाई पड़ता है कि पूर्वी तट पे आते हैं। कभी ज़्यादा पश्चिमी तट पे आप लोगों ने मुश्किल ही कभी सुना होगा कि चक्रवात आया है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ज़्यादातर चक्रवात भारत में किस तट से आते हैं, तो ये आते हैं बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, सबको पता होगा। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। क्या है कि भौगोलिक और मौसमी कारणों से बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक होता है। किस वजह से आते हैं कि तापमान अधिक होता है, जिससे भारत के पूर्वी तट विशेषकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश चक्रवातों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तापमान जो होता है उच्च होता है, मेन वजह यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर रजिस्टर रिस्क रिडक्शन मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये आधारित होता है आपदा जोखिम को समझना और उसे कम करना, मतलब ऑप्शन बी होगा इसका सही। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो होता है का मुख्य फोकस केवल आपदा प्रबंधन से हटकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आ गया है, जिसमें पूर्व चेतावनी और बेहतर नीतियां शामिल हैं, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क का जो मुख्य फोकस है वो किस पर आ गया है, ये नहीं है कि आपदा आए तब उस पर आप कार्रवाई करें। आपदा आने से पहले आप उसको अच्छे से पहले से ही उस पर चेतावनी जारी कर दें कि लोग जो जो जान माल का नुकसान होने वाला है वो कम हो सके, कुछ हद तक ना के बराबर हो सके, ठीक है। तो इसलिए है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में शहरी बाढ़ का प्रमुख मानव निर्मित कारण क्या है? बताओ। भारी वर्षा, सुनामी, खराब जल निकासी प्रणाली और वेटलैंड नम भूमियों का अतिक्रमण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है, भारत में शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ का मतलब क्या होता है, जो शहरों में पानी भर जाता है। तो शहरों में पानी किस लिए भर जाता है, बारिश जब होती है, ठीक है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो शहरों में नालियाँ चौक हो जाती हैं, क्योंकि नालियों की सफाई नहीं हो पाई है, ठीक है। उससे पहले गटर सारे भरे पड़े हैं, तो क्या होगा, पानी भरेगा ही शहरों में। तो पानी भरेगा तो बाढ़ जैसी हालत बनेगी। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि खराब जल निकासी प्रणाली और वेटलैंड नम भूमियों का अतिक्रमण। अब नम भूमियों का अतिक्रमण क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे शहर होते हैं, शहरों में शहर के बाहर या अंदर ही कहीं कहीं क्या होता है, कोई तालाब है, ठीक है। तो होता क्या था पुराने ज़मानों में कि जैसे तब जितना पानी होता था वो सारा बह बह के तालाब में आता रहता था, ठीक है। तो ये तालाब फुल हो जाता था, बाकी शहर में पानी नहीं रुकता था। हुआ क्या कि अब धीरे धीरे लोग, जैसे किसी का घर यहाँ पे किनारे बना हुआ तालाब के, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसको पाट पाट के, इसको मिट्टी डाल डाल के और भी पीछे अपना घर बनाता जा रहा है। तो क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। अब इसमें पानी कम आएगा, तो जो पानी कम आएगा, अब पानी तो उतना ही है, बारिश होती है और उससे ज़्यादा होने लग गई है, तो वो पानी क्या होगा, शहरों में भरेगा। तो वही है कि वेटलैंड जो है, नम भूमियाँ जो होती हैं, उनका अतिक्रमण होता जा रहा है, ठीक है। देखो, शहरों में कंक्रीट की अत्यधिक निर्माण, प्राकृतिक झीलों पर अतिक्रमण और ड्रेनेज सिस्टम के ब्लॉक होने के कारण थोड़ी सी बारिश में बाढ़ आ जाती है, जैसे 2015 में चेन्नई में आई थी, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल पर 6.0 और 8.0 की तीव्रता वाले भूकंप में जारी होने वाली ऊर्जा में लगभग कितना अंतर होता है? तो देखो, इसका आंसर होगा, पहले आंसर बता देते हैं, 10,000 गुना।
अब 10,000 गुना कैसे? तो इसका ये एक फॉर्मूला है कि रिएक्टर स्केल पर एक अंक बढ़ने से ऊर्जा जो है वो 31.6 गुना बढ़ती है। ठीक है, मतलब क्या है 31.6 गुना बढ़ने का मतलब कि जैसे रिएक्टर पैमाने पर मान लिया 5 पे भूकंप आया, ठीक है, और उसके बाद 6 पर आ गया कहीं पे, तो होगा क्या कि जो नुकसान होगा, जितनी ऊर्जा यहाँ पे निकल रही थी उसके 31.6 गुने ऊर्जा यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, एक पॉइंट रिएक्टर स्केल पर बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 31.6 गुना ऊर्जा ह्रास हुआ। ठीक है, उतना ज़्यादा वहाँ पे और विनाश होगा, समझ गए ना। तो अब इसमें देखो 6 से 8 पूछा है, तो यानी कि 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस 1 पे 31.6 है, तो 31.6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 1 पर 31.6 है, यहाँ 2 है, तो यानी 2 31.6, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि 3 300 का तो वही अपना 9,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 900 के आसपास आएगा। ठीक है, 30 का है ना, 31.6 होता है, तो 30 का हो जाएगा, तो ये वही 900 के आसपास आ जाएगा, और 900 से एक्स्ट्रा ही होगा, तो 900 से एक्स्ट्रा पे ऑप्शन 1,000 है, इससे ज़्यादा तो है नहीं कोई, तो यही मार देंगे आंसर। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि 31.6 लगभग 1,000 गुना अधिक ऊर्जा विनाश हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एक रिएक्टर स्केल पर कितना है, 31.6 गुना ऊर्जा बढ़ जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूपीएसडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताओ। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश यानी यूपीएसडीएमए की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को शायद करवाया है, तो ये हुई थी 2013 में। ठीक है, 2013 में यूपीएसडीएमए की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। क्या है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के अनुसार, ठीक है, अधिनियम कौन सा था, वो तो 2005 का था, और उसकी धारा कौन सी, 14 के अनुसार सभी राज्यों के एसडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, धारा 14 क्या कहती है कि जो एसडीएमए का मुख्य अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो यूपीएसडीएमए की स्थापना हुई है वो हुई है 2013 में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही किस अधिनियम से हुई है, तो 2005 से हुई है। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मैं विशेष बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एसपीआई का पूर्ण रूप क्या है। एसपीआई क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, मतलब मानकीकृत वर्षा सूचकांक। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं कि एसपीआई एक मौसम वैज्ञानिक उपकरण है जो एक निर्दिष्ट अवधि में वर्षा की कमी को मापता है और सूखे की गंभीरता को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। मतलब क्या है, जो एसपीआई है ये एक यंत्र है और इसके द्वारा क्या है, कितनी बारिश हुई है उस वर्ष में या उस क्षेत्र में, इस चीज़ को मापा जाता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि सूखा की स्थिति वहाँ पर क्या है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 के दौरान किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसे भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा माना जाता है। तो इसमें जो जहरीली गैस थी जिसका रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट था क्या कि यूनियन कार्बाइड कारखाना था जिसमें 2-3 दिसंबर 1984 की रात को एमआईसी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहुत बड़ा ये हादसा था, हुआ था 1984 में। तो इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। देखिए एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि जब कहीं कभी ऐसा हो कि गैस लीकेज हो और आप उसमें फंस जाएं तो उसमें बचने का उपाय क्या होता है। तो उसमें बचने का उपाय पहला ये होता है कि आपके पास अगर कोई गीली तौलिया है या गीला कोई कपड़ा है तो उसको भिगो लीजिए पानी में और उसको नाक पर लगा के फिर उससे सांस लीजिए तो आपको राहत मिलेगी। मतलब आप उतनी देर में थोड़ा बहुत बच लेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये घटना हुई थी लखनऊ में, अग्निकांड हो गया था, वो एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग था या कोई संस्थान था उसमें हुआ था।
तो उसमें जो बच्चे बचे थे उन लोगों ने क्या बताया था कि जब आग लगी और धुआं भरने लगा पूरे रूम में, तो हमने क्या किया कि रुमाल अपनी निकाली और उसको भिगोकर सांस लेते हुए हम लोग खिड़की के पास आ गए। ठीक है, खिड़की के पास आ गए तो वहाँ से मदद मिल गई और बाहर निकल आए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आई थिंक पिछली क्लास में जब हमने प्रैक्टिस करवाया है तो उसमें ये क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। इससे पहले मैंने आपको बता दूं 9 क्लासेज हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, तो देख लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फ्लैश फ्लड क्या है, बताओ। तो फ्लैश फ्लड क्या है कि भारी वर्षा के 6 घंटे के भीतर अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़। फ्लैश फ्लड मतलब कि अचानक से बाढ़ आ गई। ठीक है, भारी वर्षा 6 घंटे के भीतर अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ को कहते हैं फ्लैश फ्लड। मतलब बादल फटने या पहाड़ों पर अचानक भारी बारिश होने से कुछ ही घंटों में जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये 2013 में हुआ था। कहाँ पर? केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ में एक घटना हुई थी जिसमें क्या हुआ था, अचानक से बाढ़ आई थी, बादल फट गए थे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लैश फ्लड। ठीक है, बादल फटने की घटना क्या होती है इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी जाकर देख लीजिए। अब देखिए 10 क्वेश्चन तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आप लोग 8 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी एक अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छे लेवल पे है। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2020 में किस ऐतिहासिक अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था? तो ये लागू किया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा यही ऑप्शन में। ठीक है, ये नहीं पूछेगा 2005 वाला, ये पूछेगा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 है। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, 1997 मत लगा दीजिएगा गलती से। यहाँ पे 1897 है। ठीक है, इस बात पर मैं फोकस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या था कि पूरे देश में लॉकडाउन लागू करने पर और महामारी को अधिसूचित आपदा घोषित करने के लिए इन दोनों कानूनों की शक्तियों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि क्षमता निर्माण में मॉक ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं की प्रभावशाली और परीक्षण करना और कमियों को दूर करना। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी है क्या कि मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल का मतलब पूर्व अभ्यास, उस सिचुएशन को एक इमेजिनरी रूप में तैयार करना, फिर उसको सॉल्व करना। तो क्या है, मॉक ड्रिल जो होता है के माध्यम से यह जांचा जाता है कि वास्तविक आपदा के समय पुलिस या फायर ब्रिगेड और जनता कितनी तेजी और सही तरीके से काम करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है, जो इनकोइस द्वारा संचालित किया जाता है? तो इनकोइस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, देखो ये जो है स्थित है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में है। और मैंने इनकोइस का फुल फॉर्म आप लोगों को बता ही दिया है, क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस। 2007 से भारत और हिंद महासागर के देशों को सुनामी की चेतावनी देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। क्या कहता है कि हीट वेव यानी लू को एक आपदा के रूप में वर्गीकृत करते हुए समय मैदानी इलाकों के लिए तापमान की सीमा क्या रखी गई है? तो ये सीमा रखी गई है अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना। मतलब जब तापमान जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे कि लू चल रही है। ठीक है, और लू कहाँ पे चलती है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये दिया रहेगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी एक आपदा है। ठीक है, तो उसमें ये ऑप्शन होता है, तो लू लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट, सॉरी इसका पढ़ लेते हैं क्लास फैक्ट क्या है डिटेल में कि आईएमडी के अनुसार मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पहाड़ों में
30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो हीट वेव घोषित होती है। देखिए इसमें एक और पॉइंट मिला आप लोगों को कि पहाड़ों पर कितना होता है, ये 30 डिग्री होता है और मैदानी इलाकों में कितना होता है, 40 डिग्री होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको एनडीआरएफ कहते हैं के गठन का आधार क्या था? तो इसका गठन का आधार था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44। ठीक है, एनडीआरएफ का गठन किस धारा के तहत हुआ है? तो वो हुआ है धारा 44 के तहत। क्या है कि अधिनियम की धारा 44 के तहत 2006 में, कब? 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा और अकेला ऐसा बल है जो पूर्ण रूप से आपदा प्रतिक्रिया के लिए समर्पित है। ठीक है, देखिए ये अधिनियम कब आया था? 2005 में, और एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में और धारा 44 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंगें सबसे पहले सतह पर पहुंचती हैं और सिस्मोग्राफ द्वारा दर्ज की जाती हैं? तो ये सबसे पहले पहुंचती हैं पी फॉर प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी वेव जो होती हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं। तो क्या है कि पी तरंगें यानी प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और सबसे तेज चलती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो ये इसमें लव वेव होती हैं, एल फॉर लव वेव, ये सबसे विनाशकारी होती हैं। ठीक है, सबसे विनाशकारी जो होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती हैं, तो वो होती हैं लव वेव। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित रहता है? तो ये प्रभावित रहता है सूखा से। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का पूछा है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? सूखा से प्रभावित रहता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे पानी की कमी होती है। देखो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो झांसी, बांदा, महोबा, ठीक है, ललितपुर, ये सारे क्या हैं? ये आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। और क्या है कि यहाँ पर पथरीली ज़मीन और कम वर्षा के कारण भूजल स्तर बहुत नीचे रहता है, जिससे यह राज्य का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है कि बायो रेमेडिएशन तकनीक का उपयोग किस प्रकार की पर्यावरणीय आपदा के शमन के में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है समुद्री तेल के रिसाव में। क्या है? बायो रिमेडिएशन, ऐसे याद कर लो, बायो रिमेडिएशन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है समुद्री तेल के रिसाव में। क्या है कि जब समुद्र में जहाज़ों से तेल रिसने पर ऑयल जैम्पर, जिसे विशेष बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके उस तेल को नष्ट किया जाता है, जिसे बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 61 किससे संबंधित है? ठीक है, तो धारा 61 संबंधित है राहत कार्य में लिंग, जात या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध। ठीक है, धारा 61 क्या कहती है कि अगर कोई जैसे कोई आपदा आई है, उसमें अगर किसी भी प्रकार से लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो उसको निषेध करती है। ठीक है, धारा 61। देखो क्या है कि यह एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार धारा है जो यह सुनिश्चित करती है कि आपदा के समय प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान राहत और सुरक्षा मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि बिल्ड बैक बेटर। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं कि बिल्ड बैक बेटर क्या है, किस अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये है सेंडाई फ्रेमवर्क का। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर से हम लोग कई क्वेश्चन पीछे से कर चुके हैं और वो बिल्कुल अलग हैं इनसे। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, उसमें कुछ और क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत है? ये है सेंडाई फ्रेमवर्क का। क्या है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि 2015 से 2030 तक की चौथी प्राथमिकता है, जिसको बिल्ड बैक बेटर है। ठीक है, कब से कब तक है पूछा जा सकता है, 2015 से 2030 तक की ये चौथी प्राथमिकता है। कौन सी? बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब क्या है
कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण ऐसा हो कि भविष्य में संरचनाएं अधिक मजबूत हों। मतलब कि जब भविष्य में फिर से कोई आपदा आए तो इतना नुकसान नहीं होना चाहिए जितना उस टाइम पे हो गया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्ड बैक बेटर का मतलब जो बाद में बनाया गया उसको पिछले से अच्छा बनाया जाए, यानी बेटर बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा के समय संचार व्यवस्था की पूर्णतः ठप हो जाने पर सबसे विश्वसनीय विकल्प संचार साधन किसे माना जाता है? देखो, ये माना जाता है हैम रेडियो को, यानी एमेच्योर रेडियो, और सैटेलाइट फ़ोन को। ठीक है, वैसे अब इंडिया में सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च हुए हैं। किसने लॉन्च किए हैं? बीएसएनएल ने। ठीक है, लेकिन ये अभी सबको उपलब्ध नहीं है। ये इनको लेने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब मिलते हैं ये सैटेलाइट फ़ोन, और वैसे सबको उपलब्ध भी नहीं है अभी। तो क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं कि हैम रेडियो जो है बिना किसी मोबाइल टावर या इंटरनेट के सीधे रेडियो तरंगों पर काम करता है, जो आपदा के समय जीवन रक्षक साबित होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के किस क्षेत्र में हिमनद झील फटने से आने वाली बाढ़ का सबसे अधिक खतरा होता है? तो ये होता है हिमालयी क्षेत्रों में, जैसे सिक्किम और उत्तराखंड में। क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल कर अस्थायी झीलें बनाते हैं। जब ये झीलें टूटती हैं तो नीचे के इलाकों में अचानक भयंकर बाढ़ आती है, जैसे 2023 में सिक्किम में तीस्ता बाढ़ आई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चमकी बुखार को लेकर कि चमकी बुखार जिसको बोलते हैं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, क्या कहते हैं? AES मतलब एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जो एक गंभीर स्वास्थ्य आपदा है, उत्तर प्रदेश और बिहार के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है पूर्वांचल को। क्या है कि पूर्वांचल और तराई क्षेत्र जैसे गोरखपुर और मुजफ्फरनगर हो गए, तो उनमें क्या है कि पूर्वांचल विशेषकर गोरखपुर और बिहार के मुजफ्फरपुर का नम तराई क्षेत्र मच्छरों से फैलने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसको चमकी बुखार के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे रिलेट कर सकते हो कि गोरखपुर में क्या है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं। मच्छर कहाँ पनपते हैं? पानी में। ठीक है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं, और जब सबसे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जापानी इंसेफ्लाइटिस होने का खतरा होता है, चमकी बुखार का। बस ऐसे रिलेट कर लो, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेडिएशन या नाभिकीय आपदा के लिए नोडल मुख्य विभाग क्या है? बताइए। देखो, इसका आंसर होगा परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको DEAE कहेंगे। क्या है कि नाभिकीय संयंत्रों में रिसाव या रेडियोलॉजिकल हमलों से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जो सीधे PMO के अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR किस भूकंपीय जोन में आते हैं? तो ये आते हैं भूकंपीय जोन 4th में, उच्च जोखिम में। ठीक है, देखो भूकंपीय जोन कितने हैं? तो भूकंपीय जोन है 4। ठीक है, भूकंपीय जोन कितने हैं? टोटल हैं 4, लेकिन ये स्टार्ट फर्स्ट से नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड से होते हैं। सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन और फिफ्थ जोन। ठीक है, फिफ्थ जोन जो होता है वो अति उच्च जोखिम है। फोर्थ जोन जो है उच्च जोखिम है, सेकंड उससे कम, और थर्ड उससे कम, सेकंड सबसे कम। तो क्या है कि जोन 4th में आते हैं उच्च जोखिम में। कि क्या है कि यूपी का अधिकांश मैदानी भाग जोन 3rd में है। ठीक है, अगर पूछे कि यूपी का अधिकांश भाग किस जोन में आता है, तो ध्यान रखिएगा जोन 3rd में आता है। लेकिन हिमालय की तलहटी से सटा तराई क्षेत्र और दिल्ली NCR जैसे क्या हुआ, गाजियाबाद, नोएडा, जो फाल्ट लाइन के आसपास होने के कारण जोन 4 में आते हैं। ठीक है, ये फाल्ट लाइन क्या है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी एक सीरीज आती है, आप लोगों को बता दूं कि एक सीरीज आती है रैपिड रिवीजन की। ठीक है, रैपिड रिवीजन की एक सीरीज आती है। तो उसमें क्या है, मैं किसी भी टॉपिक को उठा लेता हूँ, किसी भी टॉपिक को, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, और उसको मैं अच्छे से करवा देता हूँ। अभी मैंने एक टॉपिक करवाया था, जो क्या था, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे।
अभी याद आएगा तो आपको बताऊंगा, एक सेकेंड देख के बताता हूँ उसका नाम क्या है। देखिए उसका नाम था कोपेन, सॉरी, देखो कोपेन जलवायु वर्गीकरण जो है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ये आपको बहुत कम मिलेगा, लोग इसको पढ़ाने से बचते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर करवाया है। अगर आप लोगों को ये चीज़ जाननी है, सीखना है, तो आप लोग ट्रिक से वहाँ पे अच्छे से सीख जाएंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो मैं बताने वाला ये था कि इन ये जो टॉपिक होते हैं, जैसे अब ये हो गया यहाँ पे क्या बोला, फॉल्ट लाइन, तो ऐसे जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है, तो उनको मैं इसमें करवाता रहता हूँ। तो आप लोग इसको कभी कभी खोल के देख लिया करिए कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एनडीएमए के दिशा निर्देशों के अनुसार अस्पताल सुरक्षा में उपकरणों को दीवार से बांध कर रखना ताकि भूकंप में वे गिरे नहीं, क्या कहलाता है? तो इसको, ये क्वेश्चन मैं कल भी करवाया हूँ, ये रिपीट हो गया है। तो उसको बोलते हैं गैर संरचनात्मक समन। क्या है कि जैसे अस्पताल में अलमारी है, मशीनें हैं, ठीक है, उनको बांध कर रखना। पिलर और दीवारें संरचनात्मक हैं, लेकिन इमारत के अंदर रखी मशीनें, फॉल्स सीलिंग और अलमारियां जो गिरकर जान ले सकती हैं, उन्हें सुरक्षित करना गैर संरचनात्मक समन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए कौन सी केंद्रीय मुख्य एजेंसी मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार होती है केंद्रीय जल आयोग, ठीक है। बाढ़ का जो पूर्वानुमान देती है तो वो देती है केंद्रीय जल आयोग देती है। देखो इसको ऐसे रिलेट कर लो कि बाढ़ में क्या है, जल आता है, ठीक है, जल ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ आती है। इसमें गलती यहाँ पर हो सकती है, कुछ लोग इसको मौसम विज्ञान लगा सकते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाढ़ में जल आता है तो जल से वो होगा। तो क्या है कि आईएमडी यानी मौसम बारिश की भविष्यवाणी करता है, लेकिन जो मौसम विभाग होता है वो बारिश की भविष्यवाणी करता है, लेकिन नदियों के जलस्तर के बाढ़ की सटीक चेतावनी केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर पूछे बारिश की चेतावनी कौन देता है तो वो तो मौसम विभाग देता है, लेकिन जो बाढ़ आती है उसकी चेतावनी केंद्रीय जल आयोग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कितनी बारीक चीज़ों को बताया गया है अच्छे से। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब कभी कोई बारीक चीज़ पूछ लेता है। आपका पढ़ा टॉपिक होता है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार यहाँ पर होगा क्या, तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाया हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि सुवेद्यता मतलब वल्नरेबिलिटी शब्द का आपदा प्रबंधन में क्या सटीक अर्थ होता है? सुवेद्यता का सटीक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि किसी समुदाय संरचना या भौगोलिक क्षेत्र की वह कमजोरी जो उसे आपदा के प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? सुवेद्यता बोलते हैं। क्या है, थोड़ा और डिटेल में भी देखते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए सुवेद्यता का अर्थ होता है कमजोरी, ठीक है, सुवेद्यता का अर्थ है कमजोरी। उदाहरण के लिए एक कच्चा घर भूकंप के प्रति पक्के घर की तुलना में अधिक सुभेद्य होता है। सुभेद्य का मतलब क्या होता है? मतलब उसके अंदर, देखो सुभेद्य से आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि भेदा जा सकता है, ठीक है, भेदा जा सकता है मतलब कि उसको तोड़ के अंदर जल्दी घुसा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? वल्नरेबल है वो, ठीक है, उसमें प्रवेश करना वल्नरेबल है, वल्नरेबिलिटी है। तो क्या बताया यहाँ पर कि एक कच्चा जो घर होता है वो भूकंप के प्रति पक्के घर की तुलना में अधिक सुभेद्य होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? बताओ इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर होगा ए, गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, ठीक है क्या कि गंभीर आपदा में राज्य को एसडीआरएफ के अलावा केंद्र से जो अतिरिक्त फंड मिलता है उसे गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली एचएलसी मतलब हाई लेवल कमेटी मंजूरी देती है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए।
अभी 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना बना, ठीक है, आपका स्कोर कितना बना। अगर आप 25 के आसपास हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना, ये दिखने में तो आपको लग रहे होंगे कि यार ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, नॉर्मल टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज करते हैं। यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हुए गलत हो जाते हैं, जो कहते हैं ना कि मैं यार ये टॉपिक तो मैं पढ़ कर गया था लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिर भी जो क्वेश्चन गलत होता है ना, वो क्वेश्चन यही हैं, यही क्वेश्चन गलत होते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट, अगर आप लोगों ने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को लेखपाल के एग्जाम में 80% लड़कों ने गलत किया है, ठीक है। और जिन 20% ने सही किया है उसमें भी 10% ने तुक्का मारा है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने अपनी लगभग 3-4 वीडियो में कवर किया है, और जो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अच्छे से ये चीज़ें याद हो गई होंगी। तो आओ फिर से देख लेते हैं आज क्या है इसके बारे में। देखो क्वेश्चन था कि आपदा प्रबंधन के समीकरण में रिस्क का फार्मूला क्या है, ठीक है। डायरेक्ट यही हम लोग पढ़ेंगे कि रिस्क का फार्मूला क्या है। तो रिस्क का फार्मूला होता है कि रिस्क बराबर हैजार्ड गुणे वल्नरेबिलिटी अपॉन कैपेसिटी, ठीक है क्या कि जोखिम निकालने के लिए खतरे और कमजोरी के गुणनफल का समानुपाती होता है। मतलब जो रिस्क होता है वो खतरा और जो वल्नरेबिलिटी होती है यानी सुभेद्यता होती है उसका क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब जैसे खतरा बढ़ा तो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। वल्नरेबिलिटी अगर आपकी बढ़ गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा रिस्क, यहाँ पे लिखा हैजार्ड और यहाँ पे लिखा वल्नरेबिलिटी, तो है क्या। अब जैसे समानुपाती का मतलब हुआ कि अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे हैजार्ड मतलब खतरा बढ़ा तो रिस्क तो बढ़ेगा ही, ठीक है, रिस्क बढ़ा तो खतरा बढ़ेगा। है क्या, सुभेद्यता बढ़ी, सुभेद्यता बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि घर में पानी घुसने की संभावना ज़्यादा है, तो क्या है, रिस्क ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अपान में क्या होती है, कैपेसिटी। मतलब अगर आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास खतरा तो आ रहा है लेकिन सहन करने की उस चीज़ को रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उस चीज़ को लेकर रिस्क हमेशा कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे अभी हम लिखें रिस्क बराबर, मैंने क्या बताया आपको फार्मूला, H/V/C, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे H क्या है, V क्या है और C क्या है। तो क्या बताया मैंने कि अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ गई तो रिस्क आपका घट जाएगा। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि मान लिया बाढ़ आने वाली है लेकिन आपका क्या है, घर ऊंचे पर बना है, ऊंचाई पर बना है आपका घर, तो है क्या कि आपके घर में इतनी जल्दी से पानी नहीं चढ़ेगा। बहुत बाढ़ आएगी तब तो चढ़ेगा, लेकिन अगर हल्की बाढ़ आई तो आपके घर पर पानी चढ़ने की संभावना बहुत कम है। तो बहुत कम संभावना का मतलब क्या है, आपके घर पर रिस्क कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वहाँ रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि आपदा मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो इसका उद्देश्य है समुदाय स्तर पर स्थानीय स्वयं सेवकों को आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक है। समुदाय स्तर पर स्थानीय स्वयं सेवकों को आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना, आपदा मित्र कहलाते हैं। मतलब क्या है आपदा मित्र, जैसे कहीं पे आपदा आई तो वहाँ पे अपनी NDRF गई काम करने के लिए, लेकिन है क्या वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, अब NDRF के जवान इतने ज़्यादा तो होंगे नहीं कि सब कुछ मैनेज कर ले जाएं, तो वहाँ पे कुछ उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हेल्प करते हैं तो उनको कहा जाता है आपदा मित्र, ठीक है। वो लोग जो हेल्प करते हैं साथ में तो उसको आपदा मित्र कहा जाता है। तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो योजना चलाई गई है उसको आपदा मित्र योजना कहा गया है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे कि NDMA की आपदा मित्र योजना के तहत हर जिले में स्थानीय युवाओं को बाढ़ और अन्य आपदाओं से बचाव के लिए ट्रेनिंग और इमरजेंसी किट दी जाती है, क्योंकि वो दूसरों को भी बचा सके अपने साथ में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कास्केडिंग आपदा का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है। कास्केडिंग आपदा का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है। तो कास्केडिंग जो आपदा हुई थी यही जापान में हुई थी, ठीक है। उसको कास्केडिंग ही कहा गया था कि जापान में भूकंप आना जिससे सुनामी उठी और फिर परमाणु संयंत्र में रिसाव हो गया। 2011 में कहाँ पे हुआ था, फुकुशिमा में, ठीक है। तो हुआ क्या था, मतलब एक साथ कई आपदाएं आ गई, मतलब एक आपदा के बाद दूसरी आपदा उसकी कारण बन गई, दूसरी आपदा का कारण उसकी पहली वाली आपदा बनी। तो हुआ क्या कि जापान में पहले भूकंप आया, भूकंप आने से क्या हुआ, सुनामी उठ गई, क्योंकि जापान एक द्वीप
पर बसा हुआ देश है, तो इसके चारों तरफ प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, समुद्र में सुनामी आ गई, और जब सुनामी आ गई तो उसमें क्या हुआ कि परमाणु संयंत्र में रिसाव हो गया सुनामी आने के कारण। तो उस समय मतलब जापान में कई आपदाएं साथ में आ गई, तो उसको बोला गया कैस्केडिंग आपदा। ठीक है, यह एक आपदा की वजह से दूसरी आपदा फिर तीसरी आपदा अपन उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध प्रभाव, जो उसे कैस्केडिंग या डोमिनो इफेक्ट वाली आपदा कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत आराम से, अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वायु अपर्दन यानी विंड इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित है, जिससे मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ रहा है? बताओ, विंड इरोजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो जिला है कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये है मथुरा और आगरा दोनों। ठीक है, विंड इरोजन का मतलब क्या है मैंने आपको बहुत पहले बताया है, जो पिछली वीडियोज हैं उनमें सब में बताया है, इसमें भी थोड़ा बता ही देता हूँ कि विंड इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी होती है ये तेज हवा के कारण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान के थार मरुस्थल से सटी सीमा और गर्मियों में चलने वाली लू यानी गर्म हवाओं के कारण पश्चिमी यूपी और मथुरा में आगरा में भारी वायु अपर्दन होता है। ठीक है, वायु अपर्दन का मतलब क्या हुआ, वही चीज़ मैंने जो बताया ना कि मिट्टी जो है वो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो जिससे क्या है कि उसमें मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब ये मथुरा और आगरा क्या है, राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, और राजस्थान तो सबको पता होगा कि वहाँ पे थार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इस पर। क्या है कि शहरी ऊष्मा द्वीप क्या है, अर्बन हीट आइसलैंड प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा ए, शहरों में पेड़ों की कमी और कंक्रीट यानी कि डामर का अत्यधिक उपयोग जो गर्मी को सोखते हैं। देखो क्या होता है शहरी ऊष्मा द्वीप, आओ देखते हैं। कंक्रीट और डामर की सड़कें दिन भर सूर्य की गर्मी को सोखती हैं। ठीक है, जैसे शहरों में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपको पक्की सड़कें मिलेंगी, तो जब धूप निकलती है खूब ज़्यादा तो वो उस गर्मी को सोखती रहती हैं, और रात में क्या करती हैं उसको छोड़ती हैं, जिससे शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान से हमेशा 2 से 3 डिग्री ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, आपने फील किया होगा, जैसे आप अभी मान लिया तैयारी कर रहे हैं तो कोई कहीं किसी शहर में रह रहा होगा, अब जो लोग शहर में रह रहे होंगे वो जब गांव जाते होंगे तो उनको इस चीज़ का फील आता होगा कि यार यहाँ तो थोड़ा कम गर्मी है, शहरों में ज़्यादा गर्मी थी। तो शहरों में ज़्यादा गर्मी की पहली वजह तो एक प्रदूषण है, ठीक है, वो तो है ही है, और दूसरी वजह एक ये भी होती है कि वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो रात में ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, रात में ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं जिससे वहाँ पर गर्मी होती है। इस चीज़ को आप लोग और अच्छी तरह के से समझ सकते हैं, कैसे कि जैसे पता चले छत है आपकी, ठीक है, छत है, दिन भर वो धूप में खुली रहती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी वो सोख लेती है। फिर रात में क्या होता है, अगर आप उस पर लेटने जाएं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी। ठीक है, कितनी भी हवाएं चल रही हों कुछ भी हो, लेकिन आपको उसकी जो छत से सटी हुई सतह होगी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी। तो वो क्या है, उसी को बोलते हैं, ये क्या था, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, शहरी ऊष्मा द्वीप। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, शहरी ऊष्मा द्वीप, मतलब अर्बन हीट आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, जिसको बोलते हैं एनबीसी, का कौन सा विशेष रूप से अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा भाग विशेष रूप से अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है भाग 4। ठीक है, देखो अस्पतालों, होटलों और बहुमंजिला इमारतों में आग से बचाव के लिए एनबीसी के भाग 4 के तहत दिए गए फायर सेफ्टी मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दामिनी ऐप, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दामिनी ऐप जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, इस आपदा की पूर्व चेतावनी देता है। तो ये देता है आकाशीय बिजली का। ठीक है,
यह ऐप आईआईटी पुणे द्वारा बनाया गया है। विशेष ध्यान रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया है, आईआईटी पुणे द्वारा। और ऐप का नाम क्या है, दामिनी ऐप। एक यूजर की लोकेशन से 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में 40 मिनट पहले बिजली गिरने से ये सटीक चेतावनी दे देता है। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति आपदा के दौरान सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए किसी भवन या वाहन का कब्जा देने से इनकार करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत उसे सजा मिलेगी। तो ये मिलेगी धारा 57 के तहत। ठीक है, क्या है इसको लेकर देखिए, राहत कार्यों के लिए डीएम द्वारा धारा 65 के तहत किसी की भी गाड़ी या इमारत ले सकता है। मतलब अगर कहीं पे आपदा आई है तो जो वहाँ का डीएम होता है वो धारा 65 के तहत किसी की भी गाड़ी या इमारत ले सकता है लोगों को बचाव के लिए। यदि मालिक मना करे तो धारा 57 के तहत 1 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जो डीएम है वहाँ का वो धारा 65 के तहत वो किसी की भी ज़मीन और घर या किसी भी गाड़ी ले सकता है। और अगर कोई मालिक है उसका जो देने से मना कर देता है तो उसके खिलाफ धारा 57 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और जिसमें 1 साल तक की जेल उसको हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि मच्छू बांध आपदा जो कि 1979 भारत के इतिहास की सबसे भयंकर बांध आपदाओं में से एक है, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये हुई थी गुजरात में। ठीक है, मच्छू जो हुई थी ये आपदा ये 1979 में हुई थी और गुजरात में हुई थी। क्या था कि गुजरात के मोरबी शहर में भारी बारिश के कारण मच्छू सेकंड मिट्टी का बांध टूट गया था। यहाँ पे मिट्टी का बांध था जो टूट गया था, इससे भयंकर बाढ़ आई और 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा थी। तो ध्यान रखिएगा मच्छू कहाँ से संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 10 क्वेश्चन हैं लास्ट वाले, मैंने इसमें एडवांस लेवल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग देखिएगा अभी। देखो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ तक किया है अभी, 38 कर लिया, 38 के बाद 39 कर लिया, 39 के बाद अब 40 करना था। हाँ ये क्वेश्चन था। देखो क्या है कि समुद्री तेल रिसाव जैसी परिस्थितियों आपदाओं को साफ करने के लिए ऑयल जैपर नामक बैक्टीरिया का विकास किस संस्था ने किया था। तो ये किया था TERI द्वारा, ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा। अभी जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा ना कि समुद्री तेल रिसाव के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें बोला था कि ऑयल जैपर बैक्टीरिया जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या था उनका, उसको ये बैक्टीरिया का जो विकास किया वो किस संस्था ने किया था। तो वो किया है TERI ने। TERI का फुल फॉर्म है ऊर्जा और संसाधन संस्थान। है क्या कि TERI ने बायो रेमेडिएशन तकनीक के तहत ऐसे विशेष बैक्टीरिया बनाए हैं जो समुद्र में फैले कच्चे तेल को खा जाते हैं और उसे हानि रहित, ठीक है, उसे क्या करते हैं, हानि रहित तत्वों में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है 41 नंबर कि भारत सरकार के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष पेश किया था। तो इसको पेश किया था 2016 में। इसमें किया था आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था 2016 में। है क्या कि 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने DRR के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो फ्लड प्लेन जोनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है नदी के किनारे के संवेदनशील क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण रोकना। ठीक है, फ्लड प्लेन जोनिंग है क्या कि यह एक गैर संरचनात्मक समन तकनीक है। इसमें कानून बनाकर तय किया जाता है कि नदी के कितने पास तक घर बनाए जा सकते हैं ताकि बाढ़ में जान माल का नुकसान ना हो। जो मैंने अभी बताया ना इससे पहले, जो शहरों में बाढ़ आने की वजह है कि लोग जैसे तालाब है बीच में तो उसको बंद कर देते हैं, मतलब नम जगह को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। तो उसी के लिए
ये बनाया गया है फ्लड प्लेन जोनिंग जो है उसी के उद्देश्य से बनाया गया है कि एक निश्चित सीमा तय की जानी चाहिए कि नदियों और ऐसे जो स्थान हैं उनसे कितनी दूरी पर घर या कोई भी निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि जब कोई आपदा आए तो किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। और ये है क्या, ये एक गैर संरचनात्मक समन तकनीक है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, एक गैर संरचनात्मक समन तकनीक है। ठीक, संरचनात्मक कौन थी, अभी बताया था मैंने, जो घर बने हुए हों उन सब के लिए क्या है, इमारत हो, उसके लिए संरचनात्मक बोलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। तो ये होती हैं हिमालयी क्षेत्रों में। क्या है कि हिमालय के चीड़ के वन और मध्य भारत के पर्णपाती वन। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्या है कि हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ की सूखी पत्तियों जिन्हें पाइन नीडल्स कहा जाता है, अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं, जिसके कारण उत्तराखंड और हिमाचल में गर्मियों में भारी वनाग्नि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की सुवेद्यता को कम करने के लिए पुरानी इमारतों के स्ट्रोफिटिंग का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आपने कहीं देखे नहीं होंगे। जो क्वेश्चन मैं अभी आपको 40 से लेकर 50 में करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं लेकिन लैंग्वेज में खेलता है। देखो अब यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं कि आप लोग ऑप्शन से थोड़ा बहुत तो कमार ले जाएंगे कि हाँ सबसे लंबा ऑप्शन है तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन जब एग्जामिनर सेट करता है ना तो वहाँ पे अगर नहीं किए हो तो हवा निकलती है। देखो क्या है, इसका आंसर होगा बी, पुरानी इमारत के पिलर और बीम को विशेष तकनीक से मजबूत करना ताकि वे भूकंप के झटके सह सकें। ठीक है, क्या है कि रेट्रोफिटिंग एक इंजीनियरिंग तकनीक है जिससे कार्बन फाइबर या स्टील जैकेटिंग के जरिए पुरानी इमारतों जैसे स्कूल अस्पतालों को भूकंप रोधी बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो पुराने अस्पताल या स्कूल हैं उनको किससे भूकंप रोधी बनाया जाता है, रेट्रोफिटिंग तकनीक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखो आपदा के दौरान झूठी अफवाहें फैलाकर पैनिक पैदा करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, बताओ। तो ये धारा होगी 54। ठीक है, धारा अगर कोई फर्जी की झूठी अफवाहें फैला रहा है तो उसके खिलाफ धारा 54 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। देखो इसका क्या है कि आपदा के समय गलत सूचना या चेतावनी फैलाने वालों के खिलाफ धारा 55 के तहत कार्रवाई होती है जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। ठीक, अभी क्या बताया था इससे पहले धारा 57 के बारे में, जो अपना वाहन या घर नहीं देगा उसके लिए था, उसमें भी 1 वर्ष का जो था वो कारावास था, और ये धारा 54 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन क्या कहता है कि मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार का आपदा शमन में मदद करते हैं। तो ये करते हैं, वे अपनी उलझी हुई जड़ों से तूफानी माहौल और चक्रवात की लहरों की गति को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने कई बार पढ़ी है तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव सदस्य होते हैं। इस समिति में भारत के रक्षा बलों का कौन सा प्रतिनिधि पदेन सदस्य होता है। तो ये होता है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ठीक है, क्या है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत रक्षा बलों के साथ तुरंत और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए CIDS को NEC का पदेन एक्स ऑफिसियो सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि भारत में सूखा प्रबंधन मैनुअल यानी ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल किस मंत्रालय द्वारा अद्यतन और प्रकाशित किया जाता है। तो ये प्रकाशित किया जाता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्या है इसके बारे में कि सूखे का सबसे पहला और सीधा प्रभाव कृषि और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है, इसलिए भारत में सूखे के प्रबंधन की नोडल जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आमतौर पर बाढ़ प्रवण फ्लड यानी कि फ्लड प्रोन माना जाता है, जहां घाघरा और राप्ती जैसी नदियां तबाही मचाती हैं। बताओ, तो घाघरा और राप्ती नदियां कहाँ पर हैं, बता सकते हो इससे।
पूर्वांचल में, ठीक है, पूर्वांचल में कहाँ, गोरखपुर, बलिया, बहराइच। क्या है कि नेपाल से निकलने वाली घाघरा, गंडक और राप्ती नदियां मानसून के समय अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद लाती हैं, जिससे पूर्वी यूपी में हर साल भयंकर बाढ़ आती है। ठीक, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि आपदा मेन स्ट्रीमिंग यानी मेन स्ट्रीमिंग DRR का तकनीकी अर्थ क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ए, सभी विकास परियोजनाओं जैसे सड़क, अस्पताल के विनिर्माण में शुरुआत से ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को शामिल करना। है क्या कि विकास और आपदा समन को अलग अलग देखने के बजाय विकास योजनाओं में ही अपना रोधी डिजाइन बनाना क्या है कि मेन स्ट्रीमिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे भूकंप रोधी स्कूल बनाना, मैंने जो भी बताया इससे पहले रेट्रोफिटिंग के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये भी था। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। अगर अभी तक की क्या वीडियो लास्ट हो चुकी है, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही जो लोग नए हैं और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक टाइम पर पहुंचती रहें। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग आज का स्कोर कितना रहा 50 क्वेश्चंस में, आपका फाइनल स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपका स्कोर टोटल मतलब 50 में 40 प्लस है तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत है। ये आप समझ के चलिए कि अगर इन क्वेश्चंस में आपका स्कोर 40 प्लस है तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। और अगर आप और भी स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप कम से मैं और बताना चाहूँगा कि अगर कम है, इससे भी कम है, तो इस वीडियो को दोबारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों के नंबर इससे और भी कम आ रहे हैं तो इस वीडियो को, और इससे जो पहले मैंने आप सभी को और भी वीडियो करवाई हैं, लगभग 8 वीडियोज मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पर करवा चुका हूँ मैं, उसमें टॉपिक वाइज भी हैं। ठीक है, सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। उसके बाद अब ये मिक्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देखिए जाके, और अगली प्रैक्टिस की क्लास में और भी कठिन क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत।